बच्चे, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज की क्लास में जो मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है जर्नल एंट्री से रिलेटेड। यहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं बनाना। CBSE 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। जनरली बच्चे क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट की प्रैक्टिस करके जाते हैं, अकाउंट्स बनाने की प्रैक्टिस करके जाने, लेकिन एकदम एग्जाम में आ जाता है जर्नल एंट्रीज डालिए। तो मेरे बच्चे, आज की क्लास में हम उन अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम का क्वेश्चन है। ये इसी तरीके का एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी है और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके हमें समझ में आएगा कि जर्नल एंट्री से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। और आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी सीख लेनी है, जो मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। 3 पार्टनर्स हैं, प्रतीक, नीरज और उमंग। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 7:2:1 है। फर्म डिसॉल्व होती है 31 मार्च 2019 को। अब देखो, यहाँ तक एक नॉर्मल सिचुएशन है, फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। अब ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है, एक बात बताओ, चलो ये क्या कहते हैं उन्हें छोड़ो, आपको क्या लगता है कि जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होगी तो आपको क्या करना चाहिए? सर, हमको ना फर्म के सारे एसेट्स बेच देने चाहिए, सारे एसेट्स बेच देने चाहिए। कैश को भी बेच दूं? सर, कैश, सब एसेट को बेचकर कैश ही तो आता है, तो कैश को मार्केट में थोड़ी बेचा जाएगा। तो कैश के अलावा जितने भी दूसरे एसेट्स हैं उन्हें बेचकर उनसे पैसा रियलाइज करना है। हमें क्या करना है? रियलाइज। इसी वजह से क्वेश्चन कहता है कि आपको सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बस एक एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा और वो कौन सा है? कैश, क्योंकि कैश ऑलरेडी एक रियलाइज्ड एसेट है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, इन्होंने कहा आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी इस क्वेश्चन ने एक स्टेप को पहले से ही अपना रखा है कि जितने भी एसेट्स हैं कैश को छोड़ के सबको रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दिया गया है। यानी अब सारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। सर, एसेट का खुद का नेचर डेबिट होता है। अब अगर सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में भेज दिया गया है तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर सारे एसेट्स लिखे हुए होंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को भी रियलाइजेशन अकाउंट में भेजा है। सर, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और इंटरनल लाइबिलिटीज में क्या फर्क होता है? देखें भाई, एक बिजनेस को अपने आउटसाइडर्स को भी पैसा वापस लौटाना है और उसी बिजनेस को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए इन्वेस्टर्स को भी उनका पैसा वापस लौटाना है, यानी कि पार्टनर्स का पैसा लौटाना है। देखो, बिजनेस के पास 2 तरीके की लाइबिलिटी होती है। बिजनेस ने कुछ पैसा ओनर्स से इन्वेस्ट करवाया होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। और पार्टनरशिप के अंदर ओनर कौन है? पार्टनर्स है। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो इंटरनल लाइबिलिटी है और कुछ पैसा आउटसाइडर्स ने इन्वेस्ट किया होता है, जैसे कि क्रेडिटर, बैंक लोन, है ना, इनको भी इनका पैसा लौटाना होता है, तो ये कहलाते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट में आपने सारे एसेट्स को तो भेजा है ही, साथ ही साथ आपने एक्सटर्नल लाइबिलिटी को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही भेज दिया है। यानी आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, सारे एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, तो आपने डेबिट साइड पर सारे एसेट्स को लिख दिया अदर देन कैश, क्योंकि कैश ऑलरेडी एक रियलाइज्ड एसेट है, उसे क्यों भेजेंगे आप? और जितनी भी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी, आप लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, तो जब लाइबिलिटीज किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगी तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होंगी। तो यहां पर आपने सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया है। सर, इंटरनल लाइबिलिटी को क्यों ट्रांसफर नहीं करा? इंटरनल लाइबिलिटी कहने का मतलब पार्टनर के कैपिटल को ट्रांसफर क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरे बच्चे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम अलग से सेपरेटली प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जब इसका हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना ही है तो इस लाइबिलिटी के बैलेंस को मैं रियलाइजेशन में भेजूंगा ही क्यों? तो एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर जितने भी एसेट्स आ रहे हैं वो सारे एसेट्स कैश को हटा करें। और उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि कैश ऑलरेडी एक रियलाइज्ड एसेट है, लेकिन जो क्रेडिट साइड पर लाइबिलिटीज लिखी जा रही हैं वो लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो हमको ये बात पहले समझ लेनी है
कि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर आपने सारे एसेट्स को पहुंचा दिया है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर आपने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पहुंचा दिया है। एक्सटर्नल को, इंटरनल मतलब पार्टनर का कैपिटल, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आप किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, आप उसको उसका एक अलग से एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, चले भाई देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब भी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब ये बिजनेस क्लोज हो रहा है, और अगर बिजनेस क्लोज हो रहा है तो आप आखिर करेंगे क्या? आप सारे एसेट्स को बेचेंगे। एसेट्स को बेचने का मतलब होता है एसेट्स को रियलाइज्ड करना, और आप सारी लाइबिलिटीज को पे करेंगे। लाइबिलिटीज को पे करना मतलब लाइबिलिटी को सेटल करेंगे आप, ठीक है ना? ठीक है, और जब आप लाइबिलिटी सेटल करने जाएंगे, सबसे पहले आप आउटसाइडर लाइबिलिटी पे करते हैं, उसके बाद आप पार्टनर के लोन को पे करते हैं। पार्टनर की कैपिटल नहीं, पार्टनर का लोन पहले पे होता है, फिर उसके बाद आप पार्टनर के कैपिटल को पे करते हैं, सबसे लास्ट में आप पार्टनर का कैपिटल पे करते हैं। देखो भाई, पार्टनर ने जब लोन दिया है तो एज अ क्रेडिटर दिया है, तो क्रेडिटर को पहले पेमेंट होनी चाहिए, और पार्टनर ने जब कैपिटल दिया है तो एज एन ओनर दिया है, तो ओनर को पेमेंट सबसे आखिर में होनी चाहिए। तो एसेट्स को रियलाइज करना है एक हमारा टास्क है, फिर उसके बाद हम सारी लाइबिलिटी को सेटल करते हैं, जिसमें आउटसाइडर पहले पे होता है, फिर पार्टनर का लोन पे होता है, और पार्टनर्स का कैपिटल पे होता है। अब ये काम करने के लिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने सारे एसेट्स को भेज दिया और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को भेज दिया। जब एक बार ये काम हो गया तो फिर उसके बाद हम एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटी को पे करना शुरू करते हैं। यानी जो ये पहला काम है ना कि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर एसेट्स को भेजो, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को भेजो, क्वेश्चन कह रहा है ये काम आप पहले से कर चुके हैं, ये काम ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको आगे का काम करना है, आपको एसेट्स बेचने की जर्नल एंट्रीज डालनी है, आपको लाइबिलिटीज पे करने की जर्नल एंट्रीज डालनी है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आती? ठीक है सर, अब समझ में आया। क्वेश्चन अब पढ़ें आप। ये जितना भी था क्वेश्चन का बैकग्राउंड मैंने आपको बताने की कोशिश करी। प्रतीक, नीरज एंड नुमंग पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस को 7:2:1 की रेशियो में शेयर कर रहे हैं। फर्म डिसॉल्व हो जाती है 31 मार्च 2019 को। अब क्वेश्चन कहता है कि आपने एसेट्स को और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब आपको इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री डालनी है। ठीक है भाई, अब इन जर्नल एंट्रीज को हम डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, एक फर्नीचर था आपके पास 45,000 का, उसको आपने ऑक्शन कराई। ऑक्शन मतलब उसकी नीलामी लगवाई, ऑक्शन कराई, और ऑक्शन में आपने उसे 66,000 में बेचा। अब वो मेरे पास कितने का था मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसे कितने में बेचा, मुझे फिलहाल एंट्री किसकी डालनी है? उसको सेल करने की एंट्री डालनी है, क्योंकि आप एसेट्स को रियलाइज करने वाले हैं, एसेट्स को बेचने वाले हैं। तो वो कितने का था फिलहाल मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसे जितने में बेच रहा हूं मुझे उसकी सेल की जर्नल एंट्री डालनी है, क्योंकि मुझे यहां पर एसेट्स को बेचकर जो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री डालनी है, लाइबिलिटी को पे कर जो अमाउंट आ रही है उसकी एंट्री डालनी है। तो फर्नीचर था भले से 45,000 का, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैंने उसे बेचा कितने में? 66,000 में। लेकिन एक बार जरा ढंग से देख लो कि आपके पास एक्चुअल में 66,000 ही आए हैं। क्वेश्चन कहता है कि वो जो ऑक्शन कराने वाला ऑक्शनीर था ना, जिसने बोली लगवाई, उसने आपसे कमीशन ले ली 2,000 रुपए की। तो सर मैं क्या करूं? एसेट को बेचने की एंट्री अलग डालूं और ऑक्शनीर को कमीशन पे करने की एंट्री अलग डालूं? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन समझदारी क्या कहती है? समझदारी कहती है कि भाई देखो, अगर आप 66,000 में इसे बेच रहे हैं और 2,000 रुपये आपकी जेब से काट लिए गए, मतलब आपसे 2,000 रुपये निकाल लिए गए, तो आप मानो ही नहीं कि आपने इसे 66,000 में बेचा है, आप मानोगे ये 64,000 में बिका है। दोनों एंट्री का काम एक ही एंट्री में हो जाएगा। बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। चलें भाई, इस जर्नल एंट्री को डाल लेते हैं अब हम। देखो बेटा, एग्जाम के अंदर जर्नल एंट्री डालने से पहले फॉर्मेट जरूर बनाना। सर डेट तो कुछ पता ही नहीं, यहाँ पर डेट नहीं पता तो आप ऐसे 1 लिख दीजिए। अच्छा मुझे बताएं, जब आप कोई एसेट बेचते हैं तो जो एसेट आपके पास से रिड्यूस हो रहा होता है आप उसे क्रेडिट करते हैं, है ना, और जो एसेट आपके पास इंक्रीज हो रहा होता है आप उसे डेबिट करते हैं। एसेट का नेचर डेबिट होता है, जो एसेट डिक्रीज होता है उसे क्रेडिट, जो एसेट बढ़ता है उसे डेबिट। फिलहाल कौन सा एसेट बढ़ रहा है? सर कैश या बैंक बढ़ रहा है, तो आप लिख दीजिए कैश/बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आ रहे हैं भाई? 64,000 लिख दीजिए। कौन सा एसेट जा रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर क्रेडिट करो। क्या मैं फर्नीचर लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते आप फर्नीचर, क्योंकि आपने सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में भेज दिया था। तो अब एसेट नहीं रहा, रियलाइजेशन हो गया।
तो अगर एसेट बिक रहा है तो मैं यहाँ फर्नीचर लिख ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो फर्नीचर का बैलेंस ही नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन, बस। अब ये बात ध्यान से समझ लेना, जिन एसेट्स को आप रियलाइजेशन में भेज चुके, अब उनकी जगह भी रियलाइजेशन आएगा, और जिन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को आप रियलाइजेशन में भेज चुके, उनकी जगह भी रियलाइजेशन ही आएगा। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग फर्नीचर रियलाइज्ड नेट ऑफ कमीशन, कॉमा लगाकर लिख देना नेट ऑफ कमीशन, के कमीशन भी इसी में से माइनस हो गई है। दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं भाई हम, ठीक है। चलें, इन्होंने कहा था भाई ऑफिस इक्विपमेंट था 90,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट था 90,000 का, था कितने का मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेके कौन चला गया, क्रेडिटर, वॉज टेकन बाई क्रेडिटर, और क्रेडिटर की किताबी वैल्यू कितनी थी 82,000, यानी किताबी वैल्यू क्रेडिटर की थी 82 और ऑफिस इक्विपमेंट की थी 90,000, यानी मेरी किताबों में ऑफिस इक्विपमेंट 90,000 का लिखा हुआ था और क्रेडिटर 82,000 का लिखा हुआ था। अब होता क्या है कि मैं ऑफिस इक्विपमेंट को बाहर बेचने जा रहा था, लेकिन मेरा एक क्रेडिटर बोला एक काम करो, ये ऑफिस इक्विपमेंट मुझे ही दे दो। अब आप मेरा कर्जा भी तो लौटाते ना बाद में, अपने सारे एसेट्स बेचने के बाद आप मेरा कर्जा लौटाते। आप एक काम करो, मुझे अपना ये ऑफिस इक्विपमेंट दे दो, ना ये बिकेगा और ना मैं बाद में आपसे कर्जा मांगूंगा, ठीक है भाई। अब इसकी जर्नल एंट्री आपसे डालने को बोली गई है। देखो मैं जर्नल एंट्री आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन फिलहाल जब तक मैं ना बोलूं ना, दूसरे वाले की जर्नल एंट्री अभी आपको डालनी नहीं है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आपके पास से आपका एक एसेट चला गया, बिल्कुल, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। जब वो चला जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल। मैंने क्या बताया था, एसेट की जगह आप क्या लिखना है, रियलाइजेशन, ठीक है। मैंने रियलाइजेशन लिख दिया, आपको नहीं लिखना है अभी, ठीक है सर, लिख दिया हमने। अमाउंट क्या लिखना, अमाउंट के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। सर डेबिट में क्या आएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पिछले एसेट्स की तरह आपको इस बार कैश या बैंक मिला, नहीं मिला सर, कैश और बैंक तो नहीं मिला, तो फिर क्या डेबिट करोगे, पैसा तो तुम्हारे पास आया नहीं, ठीक है सर। डेबिट करने में कैश और बैंक नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, क्रेडिटर कौन था, आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटसाइडर लाइबिलिटी कहां थी, रियलाइजेशन में। और मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर रियलाइजेशन में कोई चीज पहुंच चुकी है, मतलब एसेट या लाइबिलिटी जो रियलाइजेशन में जा चुके हैं, अब उनकी जगह रियलाइजेशन ही लिखा जाता है ना। चलो अब सुनो, मैं एक बात बताओ, आपका क्रेडिटर आपकी एक लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। अगर उसने आपका एक एसेट ले लिया तो आपकी वो लाइबिलिटी भी तो कम हो गई। लाइबिलिटी जिसका नेचर कम होता है वो भी तो कम हो रही है। तो क्रेडिट नेचर वाली चीज को आप जब डेबिट करेंगे तो आप लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, लेकिन इस लाइबिलिटी की जगह भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे बच्चों बात को ध्यान से सुनो, क्या ये जर्नल एंट्री लॉजिकल लग रही है? डेबिट में भी वही अकाउंट और क्रेडिट में भी वही अकाउंट। क्या आपने कभी ऐसा मुजस्समा देखा है? हाँ जी, नहीं देखा ना, बिल्कुल। तो अगर ये मुजस्समा किसी ने एग्जाम में लिख दिया तो मैं उसके हाथ कटवा दूंगा। कहने का मकसद ये है कि ये एंट्री आएगी ही नहीं, यहां पर आपको जर्नल एंट्री डालनी ही नहीं है। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो रियलाइजेशन में मौजूद है, अगर वो तुम्हारा कोई एसेट ले जाती है जो कि रियलाइजेशन में मौजूद है, तो उस केस में आपको कोई एंट्री डालनी ही नहीं है और आपको लिख कर आना है कि इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। कभी आप दूसरा पॉइंट ही छोड़ दो, डायरेक्ट तीसरा लिखना शुरू कर दो, उसे लगेगा कि तुम्हें दूसरा आता नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आती? क्योंकि जब कोई एसेट कोई लाइबिलिटी कोई एसेट को टेक ओवर कर रही है तो रियलाइजेशन डेबिट भी होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट भी होगा। ये कोई तुक बनता है क्या? नहीं बनता। तो इस सिचुएशन में इसकी कोई जर्नल एंट्री डलेगी नहीं। अगर कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी तुम्हारा कोई एसेट ले जाए तो उस सिचुएशन में आप एंट्री नहीं डालोगे। हाँ, अगर कोई पार्टनर कैपिटल है ना, पार्टनर का कैपिटल, वो तो रियलाइजेशन में मौजूद नहीं है। अगर वो तुम्हारा कोई एसेट लेकर चला जाए तो डेबिट में रियलाइजेशन, क्रेडिट में रियलाइजेशन नहीं होने वाला, तो आप उसकी एंट्री डाल सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल इसकी नहीं आ सकती। तो दूसरा पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उमंग, हाँ जी, उमंग एक पार्टनर है, हाँ तीसरा पार्टनर है ये। इसने ना फर्म को लोन दे रखा था 1,09,000 रुपए का। मुझे बताएं, क्या उमंग का लोन भी रियलाइजेशन में होगा? नहीं 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 नहीं। रियलाइजेशन में सिर्फ कौन सी होती है? आउटसाइडर की लाइबिलिटी। पार्टनर का लोन अकाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। जैसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप अलग से बना रहे होते हो ना, ऐसी पार्टनर का लोन अकाउंट भी अलग से बन रहा होता है। इसकी पेमेंट अलग से की जाती है। चलें, तो एक बात बस मैं ये बताना चाह रहा था कि उमंग का जो ये लोन है ये रियलाइजेशन में नहीं गया है। उमंग ने लोन दिया था 1,09,000 रुपए का फर्म को। उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई एक काम करो, मुझको 1,00,000 रुपया दो
और मेरा मामला सेटल करो। यानी मेरी लाइबिलिटी जितने की भी हो, तुम उसे 1 लाख रुपए पे कर उस लाइबिलिटी को सेटल करो। ठीक है भाई, सेटल करते हैं। लाइबिलिटी का नेचर डेबिट होता है, जब उसको कम किया जाता है तो उसे डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी का खुद का नेचर क्रेडिट है ना, तो उमंग्स लोन अकाउंट 1,09,000 रुपये। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब लाइबिलिटी पे करने के चक्कर में पैसे गए हैं तो आपको कैश या बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक या कैश को क्रेडिट कर दो। लेकिन आपने पैसे कितने दिए हैं? सिर्फ 1 लाख। सर लाइबिलिटी कम हुई 1,09,000 की, पैसे कम हुए, पैसे गए सिर्फ 1 लाख रुपए। इसका मतलब 9,000 का क्या हो गया? फायदा। और फायदे का नेचर क्रेडिट होता है, और आप इस फायदे को पहुंचा देंगे कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। सर वैसे जनरली जितना भी प्रॉफिट हुआ करता था ना, वो P&L अकाउंट में जाता था। अब P&L नहीं बनने वाला, बिजनेस बंद हो रहा है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो सब रियलाइजेशन में जाएगा। समझ आई बात या नहीं? एसेट अकाउंट भी रियलाइजेशन में पहुंच चुके थे, लाइबिलिटीज भी रियलाइजेशन में पहुंच चुकी थी। अब कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा वो भी रियलाइजेशन में, कोई इनकम जाएगी वो भी रियलाइजेशन में। समझ में आई बात या नहीं आती? तीसरी जर्नल एंट्री क्लियर है? हाँ जी सर, आपने एक लाइबिलिटी पे करी, आपने रियलाइजेशन को डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि सारी लाइबिलिटीज तो रियलाइजेशन में है मेरे बच्चे। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में है। पार्टनर का लोन और पार्टनर का कैपिटल रियलाइजेशन में नहीं गए थे, वो लाइबिलिटी स्टैंड अलोन अलग से खड़ी हुई थी। उन लाइबिलिटीज को अगर मैं पे कर रहा हूं तो उन लाइबिलिटी के अकाउंट को मुझे डेबिट करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं आती? पैसे गए तो आपने कैश को क्रेडिट कर दिया, डिफरेंस में आपको प्रॉफिट नजर आया तो वो प्रॉफिट आपने रियलाइजेशन में भेज दिया। तो तीसरी जर्नल एंट्री भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। पहले पॉइंट में पहली जर्नल, देखो आप यहां से सबक सीखते हुए चलो कि आगे जाकर आपको अगर कोई इन ट्रांजेक्शन के अलावा कुछ और मिल जाता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे। पहली ट्रांजेक्शन ने आपको सिखाया कि एक एसेट आपका बिक गया नॉर्मली, है ना, अगर कोई कमीशन वगैरह थी तो उसे नेट करके उसकी एंट्री डाल दी। दूसरी ट्रांजैक्शन में आपको नजर आया कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपका कोई एसेट लेकर चली गई तो आपको उसकी जर्नल एंट्री नहीं डालनी पड़ी। तीसरे पॉइंट में आपको नजर आया कि पार्टनर का लोन था वो रियलाइजेशन में नहीं गया था तो उसकी जर्नल एंट्री आपको कैसे डालनी पड़ी। समझ में आई बात ये नहीं आती? ये जर्नल एंट्रीज आपको आगे के लिए भी ध्यान में रखनी है। अब एक चीज और, फिलहाल तो आज आप ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन कर लो पहले। अब उसके बाद जब आगे की वीडियोस में मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको ये जर्नल एंट्रीज और अच्छे से क्लियर होंगी। आप दोबारा आकर देखेंगे ना, आप कहोगे हाँ सर और बड़े परफेक्टली क्लियर हो गई ये चीजें। चले फोर्थ पॉइंट, और जिनको रियलाइजेशन अकाउंट कभी उन्होंने बनाया हुआ है, हल्का पुल्का चीजों को देखा हुआ, तो उन्हें मेरी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट है हमारी 53,000 की। पढ़ दूं जरा मैं ऊपर से, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारी 53,000 की, आउट ऑफ विच 23,000 वॉज टेकन बाई नीरज। सारी इन्वेस्टमेंट नहीं, 23,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट नीरज लेके चला गया, और नीरज ने वो इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदी? 25,000 में। बाकी सारी इन्वेस्टमेंट को आपने नॉर्मली बेच दिया 35,000 में। देखो यार, मैं फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा, इन्वेस्टमेंट कितने की थी मुझे फर्क नहीं पड़ता, कितने में बिकी उसकी एंट्री डालनी है मुझे। क्वेश्चन ने बताया देखो भाई, इस इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से हैं, एक तो 23,000 रुपए वाली इन्वेस्टमेंट है, और अब बाकी की जो बची इन्वेस्टमेंट वो 30,000 रुपए की है। ये 23,000 वाली इन्वेस्टमेंट 25,000 में बिक गई क्योंकि इसे नीरज ने ले लिया, नीरज ने 25,000 में ले लिया, और बाकी जो 30,000 वाली इन्वेस्टमेंट थी वो 35,000 में बिक गई, इसे आपने कैश में बेच दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री डालनी है हमें, यानी फोर्थ के हमें दो पार्ट करके हमें इसकी एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है ना, फोर्थ का पहले हम ए पार्ट डाल लेते हैं। नीरज जो हमसे इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, इन्वेस्टमेंट का नेचर डेबिट, इन्वेस्टमेंट एसेट है उसका नेचर डेबिट, वो कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जगह क्रेडिट कौन होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल सर। कितने में बेचा आपने इस एसेट को? 25,000 में बेचा, 25,000 क्रेडिट करो चुपचाप। कितने की थी फर्क नहीं पड़ता, कितने में बिकी उससे फर्क पड़ता है। हाँ जी, बदले में क्या कैश मिला? नहीं सर। बैंक मिला? नहीं मिला। मिला तो क्या मिला? पार्टनर ने कहा कि भाई मुझको पैसे मत देना, यानी मेरे नाम की जो पार्टनर कैपिटल की लाइबिलिटी आप उसे कम कर सकते हो। तो पार्टनर कैपिटल की लाइबिलिटी कम करने के लिए हम डेबिट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन फिलहाल वो पार्टनर का नाम क्या है? नीरज है ना, तो नीरज कैपिटल लिखेंगे हम यहाँ पे। देखो कितनी सिंपल सी बात है। अगर कैश में बिकता तो कैश आता, बैंक से बिकता तो बैंक आता, कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल डेबिट आ गया। ठीक है ना, तो ये हो गया 25,000।
है ना। इसका नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट टुक ओवर बाय नीरज, बी पार्ट। बाकी का जब बचा हुआ इन्वेस्टमेंट 30,000 का, उसे अब कितने का था फर्क नहीं पड़ता, बिका कितने में, 35,000 में, तो आप फिर दोबारा रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसेट आपके पास से चला गया है। बदले में क्या आया, इस बार पैसा आया सर, तो आप कैश या बैंक को डेबिट करें। ठीक है, तो ये काम भी हमारा हो गया। अब हम 5वीं ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। 5वीं ट्रांजैक्शन हमसे क्या कह रही है, सर एक्सपेंस जो थे ना डिसोल्यूशन के वो 21,000 के थे और उसे प्रतीक ने पे किया है। चलो भाई इसकी भी एंट्री डालते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने सुना होगा एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। बिल्कुल सर, तो एक्सपेंस जब आप पे करेंगे तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे ना। अच्छा सर एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, हाँ आपने एंट्री नहीं डाली, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई भी खर्चा आप पे करते हैं आप एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। सर ठीक है, हम रियलाइजेशन अगर हम करवा रहे हैं यानी एसेट्स लाइबिलिटी ये सब डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उस डिसोल्यूशन के टाइम पर ना कुछ खर्चे आ गए, ये सारा एसेट्स लाइबिलिटीज बेचने के चक्कर में कुछ खर्चे आ गए, वो 21,000 का खर्चा है वो प्रतीक ने पे करा। चलो पे किसने करा वो बात की बात है, पहले आप मुझे बताएं, आप कोई भी खर्चा जब लिखते हैं तो खर्चे का नेचर डेबिट होता है नहीं होता? बिल्कुल। तो सर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। भाई मैंने क्या कहा, बिजनेस बंद हो रहा है, आपको यहाँ नए अकाउंट ओपन नहीं करने, जो अकाउंट खुले हुए हैं उन्हें ही बंद करना है। आपने सारे एसेट्स को कहाँ भेजा, रियलाइजेशन में, सारी लाइबिलिटीज को, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को कहाँ भेजा, रियलाइजेशन में, और बाद में जब उनको बेचने और पे करने की बात आई तो आप रियलाइजेशन को डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं ना। तो आप जब आप एक्सपेंस को पे करेंगे तो एक्सपेंस के लिए भी आप रियलाइजेशन अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस की जगह रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, 21,000 रुपये। हाँ जी, जब भी कोई खर्चा पे होता है तो कैश या बैंक क्रेडिट होता है क्योंकि पैसे हमारे पास से चले जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि पैसे तो हमारे पास से गए नहीं, इसकी पेमेंट किसने कर दी, प्रतीक ने। प्रतीक हमारा एक पार्टनर है। जब हमने इसके पैसे दिए नहीं, फर्म ने इसके पैसे दिए नहीं, तो फर्म कैश बैंक को कैसे क्रेडिट कर सकती है? अब एक बात बताओ, प्रतीक ने अगर आपके पैसे दे दिए तो क्या प्रतीक आपसे पैसे नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। तो अगर आज आपने पैसे नहीं दिए तो कल को तो आपको ये पैसे देने पड़ेंगे ना। तो कैश और बैंक की जगह आप क्रेडिट में किसे लिखें, प्रतीक कैपिटल। प्रतीक का कैपिटल आपके ऊपर ऑलरेडी एक लाइबिलिटी है, आप उसी के इस कैपिटल को और बढ़ा दीजिए, उसकी लाइबिलिटी को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। समझ में आई बात? ये नहीं आती? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट, ये कहते हैं भाई ये रियलाइजेशन करने के चक्कर में ना आपको लॉस हो जाता है। भाई एक बात बताएं, आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट के एक साइड पर एसेट, एक साइड पर लाइबिलिटीज। आप इस पे को, आप एसेट्स को बेचते हैं, आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। आप लाइबिलिटीज को पे करते हैं, आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। और फिर एंड में आपको पता लगता है कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है इसका मतलब एसेट्स ज्यादा अमाउंट में बिके, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है इसका मतलब आपको लाइबिलिटी ज्यादा अमाउंट से पे करनी पड़ी। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है यानी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट है, और अगर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब रियलाइजेशन के अंदर लॉस है। अब क्वेश्चन कहता है कि लॉस ही हुआ है, तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा आया होगा, और जब डेबिट बैलेंस ज्यादा आया होगा तो आपको इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या एंट्री डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस ज्यादा है ना, तो रियलाइजेशन को आप उसको खुद को तो करेंगे क्रेडिट, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, आप उसे क्रेडिट कर देंगे, और वो डेबिट बैलेंस आप किसको दे देंगे, पार्टनर्स को, तीनों पार्टनर्स को, यानी रियलाइजेशन अकाउंट की जगह तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाएगा। इसी को तो कहते हैं लॉस का बंटवारा। प्रतीक, नीरज और उमंग, प्रतीक कैपिटल, नीरज कैपिटल और उमंग्स कैपिटल। ठीक है जी, लॉस था 40,000 का, और देखो लॉस जब बढ़ता है तो कैपिटल कम होती है, और कैपिटल को कम करने के लिए हम डेबिट करते हैं। 40,000 को जब मैं 7:2:1 में बांटूंगा तो 7:2:1 के हिसाब से एक हिस्सा, मतलब टोटल 10 हिस्से करने हैं आपको, और एक हिस्सा 4,000 का हो गया। 28,000 प्रतीक के पास, 8,000 नीरज के पास, और 4,000 उमंग के पास। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर यहीं प्रॉफिट होता तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाती। ठीक है ना, कैपिटल क्रेडिट में आ जाते।
तो ये था हमारा जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखकर बेटा आपको सबक लेना है कि जो जो केसेस आपने यहां पर देखे, 6 केसेस आपने देखे, इन 6 केसेस में देखो नाम चेंज होंगे, अमाउंट चेंज होंगे और होना यही सब कुछ है। पहले केस में आपने देखा नॉर्मल एक एसेट बिका है, दूसरे केस में देखा कि आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपका एक एसेट ले गई है, तीसरे केस में देखा कि एक पार्टनर ने लोन दिया हुआ था, उसके बदले उसने कुछ अमाउंट लेकर सेटलमेंट करी है, चौथे केस में आपने देखा कि एक एसेट है, उसके 2 पार्ट हुए हैं, एक पार्ट कोई एक पार्टनर ले गया, दूसरा पार्ट कोई नॉर्मल आपने कैश के फॉर्म में बेच दिया। लेकिन फोर्थ पार्ट से आपको यह भी समझ में आया कि अगर कोई एसेट एक पार्टनर लेकर जा रहा है अपने कैपिटल के थ्रू तो उसकी एंट्री क्या आती है। एक्सपेंस को पे करने की एंट्री आपने सीखी और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आपने सीखी। तो इस क्वेश्चन से जो जो आपने सीखा आगे जाकर जर्नल एंट्रीज जो आएंगी उसके अंदर आपके काम में आएगा। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।